रूबरू होने के लिए आज राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए हैं। मैं राहुल जी को बताना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम में 3 पैनल बने थे और तीनों पैनलों में जो हमारे एक्टिविस्ट थे, एनजीओ के साथी थे, समाज सेवी लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट करा है। जो पहला पैनल था वो था जल जंगल जमीन, फॉरेस्ट राइट एक्ट और पैसा कानून। जो दूसरा पैनल था वो था आदिवासी पहचान, सम्मान और अधिकारों तक पहुंच। जो तीसरा पैनल था वो था शिक्षा, युवा, आदिवासी भारत का भविष्य। इन 3 मुद्दों के माध्यम से हमने जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास करा। मैं चाहूंगा कि जो हमारे पैनल मॉडरेटर्स हैं, जिन्होंने पूरे पैनल में बैठकर और जो सिविल सोसाइटी से आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, उनमें एक एक कर 5-5 मिनट का हम समय देंगे। आप अपनी बात जो आज की जो चर्चा हुई है उसका सरगर्भित तरीके से वो राहुल जी के सामने रखें। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा लाल सिंह गामित जी को, जो जल जंगल जमीन, फॉरेस्ट राइट एक्ट और पैसा कानून पर पैनल को जिन्होंने हेड करा है। लाल सिंह गामित जी। जय आदिवासी। पाछड़ आवाज नहीं आवतो। जय आदिवासी। राहुल जी दिल्ली से आए हैं, लेकिन एक दिल्ली में बैठा है, उस तक आवाज आनी चाहिए। जय जोहर का नारा है। एक बार और, जय जोहर का नारा है। हमारे जो आदिवासी जननायक है बिरसा, और दूसरे जननायक हमारे देश के खड़े यहाँ हमारे सामने बैठे हैं, हमारे बीच में बैठे हैं राहुल जी। उसका एक बार जोर से तालियों से स्वागत कीजिए। तो जल जंगल जमीन का जो पैनल बना था उसमें कुल 9 लोग थे हम। लेकिन मुझे जैसे गुजरात कांग्रेस या जो भी है उसने ये बुकलेट बनाई, आप लोगों को जो भी फोल्डर दिया है उसमें सारी बातें लिखी गई है। आप लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना अच्छा ये राहुल जी पैम्पलेट बना है, गुजराती है, तो इतनी अच्छी, जैसे कौन कानून लेके आया था, एफआरए कौन लेके आया था, पैसा कौन लेके आया था, सब बात इसमें लिखी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ दे दिया है राहुल जी ने, कांग्रेस ने हमको, तो मांगने कहां जा रहे हैं हम लोग? हम लोग क्यों मांगे? राहुल जी ने दे दिया, एफआरए दे दिया, पैसा दे दिया, सब कुछ तो दे दिया है। हम लोग बोलते पैसा कानून सबसे अच्छा है, तो किसने दिया? अगर 1996 में पैसा कानून आया हमारे पास और गुजरात सरकार ने 2017 में ये कानून के रूल्स बनाए, राहुल जी, इतनी गद्दारी हमारे साथ आदिवासियों के साथ की है गुजरात सरकार ने, और हम लोग आंख बूंद के सह रहे हैं कि ये चलो 1996 में राहुल जी ने पैसा दे दिया, 1 साल में लिखा हुआ था यहाँ के 1 साल में इंप्लीमेंट करना है। राहुल जी यहाँ तो 2017 में इंप्लीमेंट हुआ है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अब आशा है कि राहुल जी हमारे बीच में देश के जननायक बैठे हैं, तो हमें अभी आशा है कि आदिवासियों का कुछ न कुछ होने वाला है। होने वाला है कि नहीं होने वाला है? तो हमारे यहाँ जल जंगल जमीन का जो मुद्दा था, राहुल जी, जहां स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा वाला एसयूई वाला जो बना है कानून, वो पूरे गुजरात में ये अंबाजी से उमरगाम तक आदिवासी इलाके में लगाना चाहता है। जैसे अभी अंबाजी में एसयूई का कानून लाने की बात हो रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशंस है। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात करते हैं, लेकिन ये तो वायोलेट कर रहे हैं। एसयूई कानून ला कैसे सकते हैं? वहां हम लोगों को टॉयलेट कहां बनाना है वो पूछना पड़ता है। ऐसी सरकार से हमको बात करनी है, तो यह सरकार हमें चाहिए नहीं या चाहिए? राहुल जी को वादा करना पड़ेगा कि गुजरात से उसको 2027 में उखाड़ फेंकेंगे। फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? तो मैं 2 सालों से गुजरात कांग्रेस से बात कर रहा हूं एक सामाजिक संगठन के तौर पे,
कि आदिवासी इलाके में राहुल जी ये पैम्पलेट जो बना है उसमें पूरी जानकारी दी गई है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंची है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक आदिवासी अंबाजी से उमरगाम तक पूरी पट्टी में एक यात्रा, बड़ी अधिकारों की यात्रा निकालनी चाहिए। ऐसे मुझे लगता है कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी। आपने जैसे न्याय यात्रा पूरे देश में की, इस तरह से मुझे लगता है गुजरात में आदिवासी इलाके में होनी चाहिए, जहां 47 सीट इफेक्टेड है आदिवासियों से। तो वहां यह यात्रा होगी तो मुझे लगता है कि आदिवासियों को न्याय मिलने की संभावना है। जैसे FRA में बात करूं तो 50% ही दावे मंजूर किए गए हैं। 2 लाख के करीब दावे दिए हैं, उसमें 1 लाख ही मिला है, तो 50% ही हुआ। तो ये जल जंगल जमीन का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डैम, रेलवेज, हाईवेज सब आदिवासी इलाके में से ही निकाल रहे हैं। तो आदिवासी को ही सेक्रीफाइस करना है क्या? दूसरे लोग नहीं रहते यहाँ। अगर आदिवासी जल जंगल जमीन को बचाना चाहते हो तो सिर्फ आदिवासी जिएगा क्या इस धरती पे? आदिवासी अच्छी हवा, अच्छा पानी बचाना चाहता है, इसका मतलब यह है कि सबको बचाना चाहता है, सिर्फ आदिवासी के लिए नहीं बचाते हैं वो। इसीलिए कहते हैं कि आदिवासी प्रकृति पूजक है। सिर्फ जो पैनलिस्ट में बात हुई थी उसी FRA में 2006 में मैंने पहले भी बोला है कि कानून कांग्रेस सरकार लेके आई, लेकिन उसका वायोलेट, उस कानून का उल्टा जेल में डालने के लिए ये लोग यूज कर रहे हैं। उसका ये कानून को हमको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि यहाँ पे TSP करके प्लान बनाते हैं, ग्रांट देते हैं, लेकिन वो ग्रांट दूसरी जगह पे यूज होती है, आदिवासियों के पास यूज नहीं होती है। तो ये ग्रांट का भी उपयोग हम लोगों को आदिवासी इलाके में होनी चाहिए, वो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है कि चीफ मिनिस्टर उसका चेयरमैन नहीं हो सकता, फिर भी यहाँ चेयरमैन है चीफ मिनिस्टर। तो ऐसे ऐसे कानून बना के आदिवासियों को ठगा जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हमें एक न्याय यात्रा निकाल के आदिवासियों तक घर घर पहुंचना चाहिए। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जमीन आदिवासियों के पास बचेगी तो आदिवासी बचेगा, जमीन नहीं बचेगी तो आदिवासी बचने वाला नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम लोगों को, आदिवासियों को, मैं राहुल जी जीते ना जीते, गुजरात में आए ना आए, हमारे अस्तित्व के लिए राहुल जी को वोट देना पड़ेगा हम लोगों को। तो थैंक यू। मुझे आप लोगों ने सुना और पैनलिस्ट ने जो भी विषय दिए थे उस विषय को लेके मैंने आपके सामने बात रखी। धन्यवाद। एक बार फिर से नारा लगाते हैं, जय जोहर का नारा है। मैं अब मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे जयरेमा वसावा जी, जिन्होंने आदिवासी पहचान, सम्मान और अधिकारों तक पहुंच पर पैनल डिस्कशन को लीड कराए। जयरेमा जी। राहुल जी का मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं जयरेमा बेन वसावा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट डेडियापाड़ा से बिलोंग करती हूँ। सर, हमने आज, हमारी टीम ने चर्चा की आदिवासी स्वाभिमान पर। हमें आदिवासी, हम मूल निवासी है, लेकिन अब हमें बोला जाता है वनवासी, तो हमारा वारसा टूट जाता है। आदिवासी यानी पहले से बसने वाले, और अभी बोला जाता है वनवासी, तो वनवासी में तो हमारा वारसा ही टूट जाती है। तो हमें ऐसे तरह से हमें तोड़कर हमें आदिवासी को बिखर रहे हैं। और हमारे बीच में, हमारे एरिया में सभी जगह पे डैम बना है सर। हम विस्थापित होते हैं, हमारे फैमिली अलग अलग हो जाती है और हमें उसका पियत का व्यवस्था नहीं मिला। इसीलिए आज भी हमारे एरिया में कोई व्यवस्था नहीं है। हमें मजदूर बनाया गया है सर। हमारी जमीन है, हम मालिक है, लेकिन आज हम दूसरों की जमीन पे मजदूरी करते हैं। हम मूल निवासी है, हम मालिक है, और आज मजदूर बना दिया है और हमारा सम्मान गवाया है सर। हमारी महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे लोग विनती करते रहते हैं, रजूआत करते रहते हैं, फिर भी हमें कोई न्याय मिलता नहीं है। आप जननायक है हमारे लिए सर, हमें बहुत गर्व है। लेकिन मेरी आपसे नम्र विनती है सर कि आप संविधान बचाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, लेकिन मैं मानती हूँ कि संविधान के साथ साथ हमारे आदिवासी समाज की स्वाभिमानी यात्रा आप शुरू करें, ऐसी मेरी विनती है। धन्यवाद सर।
धन्यवाद जयरमा जी। मैं अब आखिरी जो पैनल लीड करा था, शिक्षा, युवा और आदिवासी भारत का भविष्य, मैं अर्जुन राठवा जी को इनवाइट करना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा। जोहार जय आदिवासी। सर, यहां पर शिक्षा, आदिवासी और युवा भविष्य की बात हुई। गुजरात में आदिवासी विस्तार में शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है। जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन में जो स्कूलें हैं, गुजरात में 5000 से अधिक स्कूलें बंद की गई है पिछले सालों में, उसमें सबसे ज़्यादा आदिवासी विस्तार में है। गुजरात में करीबन 40,000 टीचर्स की वैकेंसी है, उसमें सबसे ज़्यादा आदिवासी विस्तारों में है। और स्कूलें बंद की जा रही है और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जो साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के टीचर्स जो होने चाहिए, आदिवासी विस्तारों में वो वैकेंसी है और स्कूलों में प्रिंसिपल की भी वैकेंसीज है। ये स्थिति है। और गुजरात में जो ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी गुजरात बनाया है, वो आदिवासी फंड का यूज करने के लिए एक एनजीओ बनाई है गुजरात में। वो सरकारी एनजीओ है। वो एनजीओ पूरे आदिवासी एजुकेशन का बजट यूज करती है। उसमें आदिवासी इलेक्टेड मेंबर्स या किसी की कुछ चलती नहीं है, वो स्थिति है। और उच्च शिक्षण में बहुत ही सारा खनीकरण हुआ है। आदिवासी एरिया में भी अभी सरकारी सिस्टम जो है वो खत्म हो रही है और प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। वो प्राइवेट एजुकेशन को खरीदना आदिवासियों के पास उसका पैसे नहीं है, तो ये स्थिति हमारी है। और आदिवासी इलाकों में जो भी कॉलेजेस है उसमें बहुत सारी वैकेंसीज है। सब जहां पर भी देखो ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में खानगी जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी एजुकेशन बंद किया जा रहा है। ये स्थिति हमारे यहाँ है। और ऐसी भी हालत में अगर कोई पढ़ के बाहर जाता है युवा, तो उनको नौकरी के लिए आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट स्थिति में उनको भर्ती करते हैं, जिसमें उनका जो सैलरी है वो कोई पार्टी का और किसी का जो एजेंट है, वो उनके पास एजेंसी होती है, गुजरात में एजेंसी राज है, वो पैसा ले जाता है और वो पेमेंट करता है। वो शिक्षक स्कूल में काम करेगा, उसका पेमेंट को एजेंसी करेगी और अगर वो ज्यादा डिमांड करे तो उसको निकाल दिया जाता है। ये स्थिति पूरे गुजरात में है। और भर्ती के लिए नौकरी में, जैसे अभी पुलिस की भर्ती हुई, वो भर्ती की पूरी प्रक्रिया में एग्जामिनेशन दिया। जब उसका रिक्रूटमेंट करना हुआ तो अनाउंस किया कि अब उसका जो कट ऑफ मार्क्स का जो कट ऑफ रेट है वो 40 मिनिमम कर दिया गया, जो पहले नहीं था। तो उसमें बहुत सारे आदिवासी युवा जो पुलिस वगैरह भर्ती होना था वो नहीं हो पाए। तो पूरे गुजरात में आदिवासी पढ़ नहीं सकते हैं। अगर पढ़े भी किसी भी हालत में तो उनको नौकरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि आप आदिवासी गुजरात में आदिवासी युवा अपनी जो एम्बिशन है वो पूरी कर सके, उनकी जो इमेजिनेशन है, उनका पढ़ना है, वो कर सके। ऐसी स्थिति गुजरात में कैसे हो? क्योंकि गुजरात में जो भी शिक्षा की स्थिति है, जैसे ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी पूरा आदिवासी फंड यूज करती है, लेकिन आदिवासी का कुछ नहीं चलता। तो आदिवासी के कंट्रोल में आदिवासी शिक्षा स्थिति नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में कैसे आए? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो उसमें हमारा भी कुछ चलना चाहिए। वो हो, इसके लिए आप हमको मार्गदर्शित करें, हमको हमारा नेतृत्व करें, ये हमारी मांग है। क्योंकि उसके लिए पूरे गुजरात को जागरूक भी करना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप इस विषय को लेकर के कुछ दिनों तक गुजरात में यात्रा करें और हमारे युवा को, हमारे लोगों को थोड़ा और भी आत्मविश्वास बढ़े ऐसी स्थिति के सामने लड़ने के लिए और सही डिसीजन लेने के लिए। ये हमारी मांग है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए
मैं सीधे आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबके जननायक, हम सबके मार्गदर्शक, इस देश की आवाज राहुल गांधी जी आए और हम सबको मार्गदर्शित करें। एक बार जोरदार तालियां राहुल गांधी जी के लिए। मुकुल वासनिक जी, विक्रांत भूरिया जी, अमित चावड़ा जी, तुषार चौधरी जी, राजू परगी जी, अनंत पटेल जी, कांति खरादी जी, जेरेमा वसावा जी, लाल सिंह गमित जी, अर्जुन राठवा जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, आदिवासी भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। शुरुआत मैं आदिवासी शब्द से करना चाहता हूं। आदिवासी शब्द का बहुत गहरा मतलब है। आदिवासी मतलब ओरिजिनल हिंदुस्तान के जो मालिक थे। अगर आप यहां 1000-2000 साल पहले, 3000-5000 साल पहले आते तो सारी की सारी जमीन आदिवासियों के हाथ में थी। इस बात को कोई डिस्प्यूट नहीं करता, यह सच्चाई है। और आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो एक प्रकार से आपकी जमीन खोने की हिस्ट्री है। पहले पूरे देश की जमीन आपकी थी, आस्ते 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 आपको हटाते गए। और अब 21वीं सदी में एक नया शब्द आया है। आरएसएस और बीजेपी का शब्द है वनवासी। वनवासी का मतलब कि भाई आप ओरिजिनल मालिक नहीं थे। आदिवासी का मतलब यह देश आपका था, इस देश का जल जंगल जमीन आपकी थी। वनवासी का मतलब नहीं, ओरिजिनल मालिक आप नहीं थे, ओरिजिनल मालिक कोई और था। जल जंगल जमीन आपकी नहीं थी, आप तो सिर्फ जंगल में रहते हो। बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि अगर आप आदिवासी हो तो फिर इस देश का आप पर कर्ज है। आपकी जमीन ली गई, आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन वो आपसे छीनी गई, इसका मतलब आप पर कर्ज है। वनवासी मतलब कुछ नहीं। वनवासी मतलब आप तो जंगल में रहते हो भाई, क्या लेना देना। और वनवासी बिरसा मुंडा जी जो हैं, इनकी सोच पर आक्रमण है। किसी ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि देखिए ये जो किताब है ये आजादी के बाद लिखी गई है, इसमें हिंदुस्तान के सारे कानून हैं, हिंदुस्तान का जो विजन है इसमें है, हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट ये देता है। मगर ये नई किताब नहीं है।
इस किताब में हजारों साल पुरानी सोच है। बीजेपी के लोग मोदी जी बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, फूले जी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, गांधी जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं। मगर जो बिरसा मुंडा जी ने कहा था, जिस चीज के लिए वो मरे, उसकी रक्षा नहीं करते। तो इस किताब में बिरसा मुंडा जी की आवाज है, और जब बीजेपी इस आवाज पर आक्रमण करती है, जब आपको वनवासी कहती है, जब आपकी जमीन छीनती है, आपका जल छीनती है, आपका जंगल अदानी को देती है, तो सिर्फ संविधान पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, वो बिरसा मुंडा जी पर आक्रमण कर रहे हैं। और आजकल फैशन बन गया है, जो एक स्पीकर ने कहा, देश में जमीन किसकी जाती है? जब भी विकास की बात आती है, सीधा आदिवासी की जमीन छीन लेते हैं। स्टैचू बनानी है, आदिवासी की जमीन छीनो। माइन खोलनी है, आदिवासी की जमीन छीनो, और फिर वापस कॉम्पनसेशन भी मत दो। मतलब आपके कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, आरएसएस के लोग, मोदी जी, बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। मगर जाति जनगणना का क्या मतलब है? पूरा देश जानता है कि इस देश में तकरीबन 9% आदिवासी हैं, 10% आदिवासी हैं। देश जानता है 15% दलित हैं, 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% माइनॉरिटी कह लो। आपने प्राइवेटाइजेशन शब्द यूज किया। आपने कहा कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। यह गलत शब्द है। प्राइवेटाइजेशन से लग रहा है कि जब यह प्राइवेटाइजेशन होता है, यह सबको जाता है। इस शब्द से यह लगता है कि भैया प्राइवेटाइजेशन होता है तो आदिवासियों को भी मिलता है, दलितों को भी मिलता है, पिछड़ों को भी मिलता है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन का मतलब चुने हुए 5-7% लोगों को मिलता है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें रिजर्वेशन था, उसमें आदिवासी युवा जा सकता था, दलित जा सकता था, पिछड़े वर्ग का जा सकता था। अब खोलिए अदानी जी की कंपनी की लिस्ट खोलिए, उनके सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट खोलिए, दिखा दीजिए मुझे कौन सा आदिवासी बैठा है वहां पे। एक नहीं मिलेगा आपको। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकाल दीजिए। कुछ साल पहले धूमधाम से बजट का रिलीज हुआ, 11 अफसर खड़े थे, फोटो ली गई, और मैंने सवाल पूछा कि भैया ये जो 11 अफसर हैं,
इनमें 90% का तो कोई है ही नहीं। मतलब पूरे देश का धन बांटा जा रहा है, लाखों करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं, और लाइन में आपको ना एक आदिवासी, ना दलित, ना पिछड़ा, कहीं भी देख लीजिए आप। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, दिखा दीजिए आदिवासी का कौन सा अस्पताल है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस की लिस्ट निकालिए, दिखा दीजिए मुझे उनका आदिवासी मालिक कहां है। कॉर्पोरेट इंडिया खोलिए, उनकी लिस्ट निकालिए, 500 सबसे बड़ी कंपनियां जिनका लाखों करोड़ रुपए ऐसे माफ हो जाता है। एक सेकंड लगता है मोदी जी को 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया गया है। उनकी लिस्ट निकालिए, मालिकों की लिस्ट निकालिए, दिखा दीजिए वहां पे कौन सा पिछड़ा है, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, कहां है लोग उसमें। तो देश का पूरा धन आपसे छीना जा रहा है। आप जीएसटी देते हो ना, देते हो नहीं देते हो, देते हो ना। ये आप कपड़े पहने हैं, इसमें जीएसटी जाती है ना। आपने अगर ये शर्ट खरीदी, जितनी जीएसटी उस पर लगती है, अदानी जी की भी उसी शर्ट पे लगेगी ना, लगेगी नहीं लगेगी। तो जितना टैक्स आप देते हो उतना अदानी देता है। उसकी आमदनी देखिए, आपकी आमदनी देखिए। आप मुझे बता दीजिए, आप में से कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ है? एक है यहां पे कोई व्यक्ति जिसका कर्जा माफ हुआ है? नहीं, एक नहीं मिलेगा आपको। पूरे देश में ढूंढ लो, आपको शायद एक आदिवासी ना मिले जिसका कर्जा माफ हुआ हो। और अदानी जैसे लोगों के लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो रहा है, रोज उसका कर्जा माफ होता जा रहा है। तो जाति जनगणना का मतलब है कि यह पता लगाना, जैसे तेलंगाना में हमने कर दिया है, आदिवासी कितने हैं और देश की संस्थाओं में, ब्यूरोक्रेसी में, कॉर्पोरेट्स में उनकी कितनी हिस्सेदारी है, यह मेन सवाल है। आप 15%, आप 9% हो, दलित 15% हैं, पिछड़ा वर्ग 50% है, कितनी हिस्सेदारी है आपकी? आपको लगता है कि आदिवासियों की देश में 10% हिस्सेदारी है? लगता है आपको? तो लंबे भाषण होते हैं, बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के सामने ये लोग हाथ जोड़ते हैं, और फिर जब पावर देने का टाइम आता है या धन देने का टाइम आता है, चुप हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा किया था। मेरी एक कुछ दिन पहले केरल में डिस्कशन हुआ। एक व्यक्ति मुझसे कहता है कि ये जो आदिवासियों को, दलितों को फ्री में दिया जाता है, ये कब बंद होगा? मैंने उसे जवाब दिया, जिस दिन अदानी अंबानी जैसे लोगों को फ्री में माल मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन आदिवासियों का फ्री बंद हो जाएगा।
मतलब इनको दिखता भी नहीं है। मनरेगा में व्यक्ति को फ्री में कुछ नहीं मिलता, वो खून पसीना देकर मजदूरी करके उसको पैसा मिल रहा है और उसे फ्री कहा जा रहा है। और अदानी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो रहा है, वो फ्री नहीं है, वो विकास है, वो प्रगति है। किसकी प्रगति? 90% की प्रगति या 500,000 लोगों की प्रगति? किसका विकास? यह भी सवाल पूछना चाहिए। कहते हैं विकास हो रहा है, विकास किसका? गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का या अरबपतियों का? हम पैसा कानून लाए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, मनरेगा, भोजन का अधिकार, यह सब आपको प्रोटेक्शन देने का था। आपने भविष्य की बात की। सारे के सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज गुजरात में तो सारे बंद कर दिए हैं। स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए हैं, पूरा प्राइवेटाइज कर दिया है। तो इस दुनिया में, इस प्राइवेटाइज दुनिया में आपको शिक्षा कहां से मिलेगी? कैसे मिलेगी? बिना हाई क्वालिटी सरकारी स्कूल, बिना हाई क्वालिटी सरकारी यूनिवर्सिटी, बिना हाई क्वालिटी सरकारी कॉलेजेस आपको शिक्षा नहीं मिल सकती, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल सकती। तो अगर हमें आदिवासियों की मदद करनी है तो सरकारों को जो उनकी जिम्मेदारी है फिर से पूरी करनी पड़ेगी। सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी स्कूल हाई क्वालिटी के, जिसमें आपके बच्चे जाके कम से कम पैसा देकर पढ़ पाए और कॉम्पिटिटिव रहें। मुझे काफी अच्छा लगा कि आप सब मिले और आपने आदिवासी विजन की बात की। भविष्य में हमें क्या करना है? आपका एक मैनिफेस्टो होना चाहिए कि हम देश में और गुजरात में आदिवासियों के लिए ये करवाना चाहते हैं और हम करवा के छोड़ेंगे। और सबसे जरूरी चीज ये संविधान है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। आज वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकालिए, आपको सिर्फ आरएसएस के लोग मिलेंगे। सिर्फ आरएसएस के लोग, उनको कुछ शिक्षा के बारे में कुछ नहीं मालूम, साइंस के बारे में नहीं मालूम, हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम, बस आरएसएस की मेंबरशिप है इसलिए वाइस चांसलर बन रहे हैं। और हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को इन्होंने पकड़ लिया है, घुस गए ये। तो आने वाले समय में आप लोगों को भी इन संस्थाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक आपके लोग ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, जुडिशरी में नहीं आएंगे, तब तक आपका फायदा नहीं होने वाला है। और यही आपकी रक्षा करता है। और ये लगे हुए हैं, मैं बता रहा हूं, ये लगे हुए हैं इसको खत्म करने में, क्योंकि इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इनकी थिंकिंग में, इनकी सोच में आप लोग कम हो। आप लोगों को इस देश में जगह नहीं मिलनी चाहिए।
वो कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि आप लोग वनवासी हो, आपको जंगल में रहना है। उस शब्द में बहुत कुछ छुपा है। जो जंगल में रहता है उसे अंग्रेजी की जरूरत है? क्या जरूरत है? उसे शिक्षा की जरूरत नहीं। जो आदिवासी है उसको शिक्षा की जरूरत है। तो इस शब्द में पूरा का पूरा इनकी थिंकिंग छुपी हुई है। आपको कहते हैं वनवासी। हिंदुस्तान में जंगल बढ़ रहा है, कम हो रहा है? घटता जा रहा है ना। तो उस शब्द में लिखा हुआ है कि भैया जहां जंगल है वहां आप लोग रहो, जहां जंगल नहीं है आप लोग जाओ, निकलो वहां से, आपकी तो कोई जगह ही नहीं है। तो आपको वनवासी बना दिया और फिर जंगल को काटने लग गए। जब जंगल खत्म हो जाएगा फिर आप लोग मजदूरी करोगे। मगर अगर आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया तो फिर सवाल उठता है कि हमारा जंगल है, कैसे काट रहे हो, कैसे ले रहे हो? हमारा जल है, हमारी जमीन है, कैसे ले रहे हो? बिना पंचायत के पूछे कैसे ले रहे हो? धमका के कैसे ले रहे हो? फिर ये सारी बातें शुरू हो जाती। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप लोग वनवासी बनो, अपना हक मत मांगो, अपने बच्चों के लिए शिक्षा मत लो। आप लोग या जंगल में रहो और जब जंगल खत्म हो जाएगा फिर मजदूरी करो। ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी जगह दूसरे लोगों को मिलती है उतनी आपको मिले। बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चे पढ़ें। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में आपके लोग काम करें, आपके बच्चे काम करें। जब सीईओज की लिस्ट निकाली जाए उस लिस्ट में आदिवासी नाम दिखे, ऐसा भविष्य हम चाहते हैं। यही लड़ाई। और आप जानते हो, जो आपने कहा कि मेरे दिल में, मेरे परिवार के दिल में, कांग्रेस पार्टी में आपके लिए बहुत जगह है, प्यार है, मोहब्बत है। आपने मुझसे कहा, अभी कहा कि आदिवासी एरिया में मुझे यात्रा करनी चाहिए। यह अच्छा सुझाव है। इसके बारे में हम सोचेंगे, देखेंगे अगर किया जा सकता है। आप यहां आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। देश में नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है। आपने देखा ईरान में युद्ध हो रहा है। देखा, प्रधानमंत्री भाग गए थे पार्लियामेंट हाउस से। देखा आपने? देखा था? सुना है मैंने 25 मिनट का भाषण किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, लिख के रख लो, पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज हो गए। आप देखिए, अमेरिका के साथ, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, अमेरिका के साथ इन्होंने डील किया, यूएस डील। उसमें पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने, कृषि का सेक्टर खोला। किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक
कृषि का सेक्टर नहीं खोला। उसका कारण है क्योंकि हमारे जो खेत हैं वो छोटे खेत हैं। आप जानते हो 5, 6, 10 एकड़ के, 1 एकड़ के, 2 एकड़ के खेत हैं। अमेरिका में 1000 एकड़, 2000, 5000, 10,000 एकड़ के खेत हैं। यहां पे हमारे लोग हाथ से काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मैकेनाइजेशन कम है। वहां पे कॉम्बाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पूरा मैकेनाइजेशन है। अगर उनका माल यहां आ जाएगा तो हमारे सारे के सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी प्रधानमंत्री ने कृषि का सेक्टर नहीं खोला। इन्होंने दाल, सोयाबीन, फल, कपास, ये सब खोल दिया है। चार महीने के लिए नहीं खोलना चाह रहे थे। 4 महीने वो फंसा हुआ था और मैं पूछ रहा था क्यों फंसा है। सरकार के लोग कह रहे थे कि क्योंकि कृषि का सेक्टर नहीं खोलना। हिंदुस्तान का पूरा डेटा जो है, जो इस देश की पूंजी है, आप 21वीं सदी में, 20वीं, पिछली सदी में जो तेल की जगह होती थी, 21वीं सदी में वो डेटा है। जिसके पास डेटा है उसकी प्रगति होने वाली है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान का डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दिया। $9 लाख करोड़ रुपए, नंबर याद रखिए, हर साल हिंदुस्तान अमेरिका से 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। 5 साल के लिए हर साल 9 लाख करोड़ रुपए। आप सोचिए, अगर हम अमेरिकन कंपनी से 9 लाख करोड़ रुपए खरीदेंगे तो हमारी कंपनियों का क्या होगा, हमारी छोटी कंपनियों का क्या होगा, हमारे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री का क्या होगा। अमेरिका का जो टैक्स था वो 0 कर दिया और हमारा पहले से ज्यादा कर दिया। और चौथी और सबसे गंभीर बात, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा कि हम बिना आपसे पूछे तेल और नेचुरल गैस नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे कि रूस से नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे ईरान से नहीं खरीदना है, नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे इराक से नहीं खरीदना है, वेनेजुएला से नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। आप बोलो, जो आप हुक्म करोगे हम पूरा करेंगे। ये 4 चीजें नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी हैं। लिया कुछ नहीं। अमेरिका हमसे माल नहीं खरीदेगा। अमेरिका को पेट्रोल गैस खरीदने से पहले हमसे नहीं पूछना। उनका टैक्स कम हो गया, हमें कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। कैसे? एप्स्टीन, वो हैं 4-5 तरीके, मगर मैं आपको सिर्फ 2 बता रहा हूं आज। मैं जानता हूं, एक एप्स्टीन और दूसरा अदानी। और अदानी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। मोदी जी और बीजेपी का जो पूरा
फाइनेंस का स्ट्रक्चर है, यह अदानी है। अदानी आम कंपनी नहीं है, इस बात को आप समझिए। अदानी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इनका स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल सिस्टम है। पोर्ट पकड़ा दिए, एयरपोर्ट दे दिए, सीमेंट की कंपनी दे दी, मुंबई का एयरपोर्ट उठा के दे दिया, सोलर पावर, विंड पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा इस व्यक्ति को दिया। क्या लगता है आपको, यह काम फ्री में हो रहा है क्या? फ्री में हो रहा है? नहीं, फ्री में नहीं हो रहा। और इस कंपनी पर अमेरिका में कोर्ट केस लगा दिया और मोदी जी को सीधा मैसेज दे दिया। वो कोर्ट केस अदानी को धमका नहीं रहे, वो मैसेज मोदी जी को गया है कि ज्यादा उठपटांग की हिंदुस्तान के लोगों के साथ ड्रामा करना कर लो, हमारे साथ ड्रामा किया ना तूने, फिर देखना। पूरा का पूरा रिकॉर्ड उनके हाथ में भाई। पैसा कहां गया, कहां से कहां गया, कैसे जाता है, कब जाता है, सारा हाथ में। डोनाल्ड ट्रंप तो खुल के कह दिया। गूगल पे जाइए, देखिए, वो तो कह रहा है कि भैया मैं नरेंद्र मोदी के करियर को खत्म कर दूं जब चाहता हूं, मुझसे मत करवाओ। तो कंट्रोल उनके हाथ में है। प्रधानमंत्री 100% कॉम्प्रोमाइज्ड है। बट नहीं, अब आप बोल रहे हो मगर नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। आपका भयंकर नुकसान हो रहा है आदिवासियों का। जमीन आपकी जा रही है, जल जंगल आपका सब जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही हैं, सारा का सारा प्राइवेटाइज हो रहा है। प्रधानमंत्री को पकड़ रखा है। आप उनकी आंख को देखिए, टीवी पे देखिए आप। 25 मिनट का भाषण दिया, अभी दिया। आप बताइए, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला? कुछ बोला? एक शब्द बोला? %% कंट्रोल में है। और आप देखते जाओ, जो भी होगा अब वो हिंदुस्तान के फायदे के लिए नहीं होगा, अमेरिका के फायदे के लिए होगा। देख लेना आप, आपको दिखेगा। एक बार बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आदमी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। आप देखना, अब नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के सामने चूं तक नहीं कर सकता है। बता रहा हूं आपको, मैं सच बोलता हूं। ट्रंप कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया।
आप देखो क्या अपमान, हमारी सेना का अपमान कर रहा है। कहता है हिंदुस्तान के जहाज गिरे, 7 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवाया। मोदी जी के मुंह से चू तक आवाज नहीं निकली। एक बार नहीं बोला, 50 बार बोला उसने, बोलता रहता है। हमारा प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाता। क्यों? कंट्रोलर हाथ में उसके है। और अंत में जब मोदी जी का कंट्रोल उधर है तो सबसे ज्यादा चोट आपको लगती है, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री आपके लिए काम ही नहीं कर रहा है, आपकी रक्षा ही नहीं कर सकता। ज्यादा लंबा बोल गया, बट थोड़ा मैं आपको बताना चाह रहा था, थोड़ा दूसरी इशू के बारे में भी बताना चाहता था। मगर मेन बात है भैया, इसको हम सब इसकी रक्षा करेंगे, इसको नहीं छोड़ना हमें, क्योंकि इसकी रक्षा में बिरसा मुंडा जी की विचारधारा की रक्षा है, आदिवासियों की रक्षा है, हिंदुस्तान के गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, सबकी रक्षा है। जिस दिन यह गायब हो गया उस दिन कुछ नहीं बचेगा हमारा, आपका, आदिवासियों का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। जिस तरह राहुल जी ने कहा है, हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, घर घर जाएंगे, आखिरी पंक्ति के व्यक्ति से लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो जो राहुल गांधी जी ने आज तक कहा है वो सही साबित हुआ कि नहीं हुआ? बताओ आप, नोटबंदी पर जो राहुल जी ने कहा सही साबित हुआ कि नहीं? गब्बर सिंह टैक्स पर जो राहुल गांधी ने कहा सही साबित हुआ कि नहीं? राहुल गांधी जी ने कृषि कानून पर जो कहा सही साबित हुआ कि नहीं? राहुल गांधी जी ने कोरोना पर जो कहा सही साबित हुआ कि नहीं हुआ? राहुल गांधी जी ने यूएस इंडिया ट्रेड डील पर जो कहा, आप आने वाले समय में देख लेना, ये यूएस इंडिया ट्रेड डील हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगी। और हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश को बेच दिया है, यह हकीकत है। आने वाले दिन में लोग हार्वर्ड में जाकर पढ़ते हैं, आने वाले दिन में लोग राहुल गांधी जी को पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आभार प्रदर्शन के लिए मैं अब बुलाना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा जी को, वो मंच पर आए और हम सबको मार्गदर्शित करें। आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन के मंच पर विराजमान पूरे देश के जननायक, पूरे देश के जो सामान्य लोग हैं, उनकी आवाज ऐसे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और गुजरात के प्रभारी आदरणीय मुकुल वासनिक जी, विधानसभा कांग्रेस पक्ष के नेता आदरणीय तुषार चौधरी जी, ऑल इंडिया कांग्रेस आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष युवा विधायक साथी विक्रांत भूरिया जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सामने विराजमान वरिष्ठ हमारे नेतागण, और पूरे गुजरात में अंबाजी से लेकर उमरगांव तक आदिवासी विस्तार में आदिवासी समाज के जड़ जंगल जमीन के अधिकार के लिए आवाज उठाने वाले, संघर्ष करने वाले, कांग्रेस पार्टी का तिरंगा मजबूत करने वाले सभी मेरे वरिष्ठ नेतागण, युवा साथी, भाइयों और बहनों, आज यहां पैनल डिस्कशन में जो इश्यू निकल के आए हैं कि मूल निवासी, ये जड़ जंगल जमीन के जो मालिक है, अधिकारी है, वो आदिवासी समाज को हर तरीके से कांग्रेस ने कानून से भी ताकत दी, संविधान से भी ताकत दी, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से भी ताकत दी,
और जब जब मौका आया उनके लिए बजट देके भी उनको पूरी ताकत दी। कांग्रेस ने सब कुछ दिया, संविधान ने सब कुछ दिया, लेकिन पिछले 3 दशक के गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो सबसे अन्याय हुआ हो तो सबसे ज्यादा आदिवासी समाज को और अंबाजी से लेके उमरगांव के आदिवासी एरिया को हुआ है। राहुल जी, अभी जब मैं और तुषार भाई और सभी कांग्रेस के नेता जनाक्रोश यात्रा लेके निकले, अंबाजी से लेके उमरगांव तक हर ब्लॉक में गए, हर गांव में गए, यही हमारे सभी नेता और साथियों ने वो यात्रा को मजबूताई से ताकत भी दी और वहां जो इश्यू देखे कि कांग्रेस की सरकार ने जंगल जमीन अधिकार का कानून दिया 2006 में, आज 20 साल के बावजूद भी 50% लोगों को आज भी अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। पूरे आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस ने मनरेगा का कानून लाया कि स्थानीय रोजगार मिले, लेकिन मनरेगा में रोजगार के बदले भाजपा के लोग पूरी लूट चला रहे। नल से जल में भ्रष्टाचार हो रहा है, स्कूलें बंद की जा रही है, सड़कें नहीं है, हॉस्पिटल से तो डॉक्टर, स्टाफ और साधन नहीं है। अनुसूची 5 और पैसा कानून का कोई अमल नहीं हो रहा है। विकास के नाम पे उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनके जंगल छीने जा रहे हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। हर तरीके से उनको हैरान परेशान किया जा रहा है। लेकिन जहां जहां गए सब लोगों ने एक ही बात बताई है कि कांग्रेस ने दिया है और आने वाले समय में कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ेंगे और हमारा अधिकार लेके रहेंगे। आज मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, सभी हमारे नेता और साथियों के ओर से, कि जैसे यहां किसी ने सुझाव दिया कि यात्रा निकलनी चाहिए, आपके नेतृत्व मार्गदर्शन में आने वाले समय में अंबाजी से उमरगांव तक सभी हमारे भाइयों के लिए उनके जड़ जंगल जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी, यात्रा भी करेगी, घर घर भी जाएंगे, एक एक लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। यही बात हम आज के ये मंच से कहना चाहता हूं। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही आज नाजुक समय है, एक तरफ पार्लियामेंट चल रही है, अलग अलग प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं, फिर भी आपने गुजरात के आदिवासी समाज के लिए उनके हक अधिकार की बात करने के लिए आपका कीमती समय निकाला। उसके लिए हम सब कांग्रेस परिवार आदिवासी समाज की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। और लास्ट में एक ही नारा के लिए मैं आप सबको गुजारिश करता हूं, दोनों हाथ की मुट्ठी करके जोर से बोलना है, लड़ेंगे लड़ेंगे। धन्यवाद। एक चीज जो मैं यहां पर राहुल जी के सामने रखना चाहूंगा कि इस गुजरात को जो सबसे पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। बीजेपी ने आज तक नहीं दिया है। किसने दिया है? कांग्रेस पार्टी ने दिया है, अमर सिंह चौधरी जी का। और सबसे बड़ी बात है कि आज उनके चिरंजीवी हमारे तुषार चौधरी जी भी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द बोलकर हमारा सबका उत्साहवर्धन करें। तुषार चौधरी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष। સૌને જય જોહાર, જય આદિવાસી। આજના આપણા આદિવાસી અધિકાર સંવિધાન સંમેલનમાં ખાસ ઉપસ્થિત લોકસભાના આપણા વિરોધ પક્ષના નેતા આદરણીય શ્રી રાહુલ ગાંધીજી, શ્રી વિક્રાંત ભુરિયાજી, આપણા પ્રભારી શ્રી મુકુલ વાસનિકજી, પ્રદેશ સમિતિના પ્રમુખ આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ, મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો, કોંગ્રેસ પક્ષના સૌ આગેવાનો, અહીંયા ઉમરગામથી અંબાજીથી ઉપસ્થિત આપણા આદિવાસી સમાજના, મારા સમાજના સૌ વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો, યુવા દોસ્તો, મારે કોઈ લાંબી વાત કરવી નથી, એક જ વાત કરવી છે। આજે પણ તમે કોઈ પણ આદિવાસી ગામમાં જાઓ કે આદિવાસી લોકોનો સર્વે કરાવો તો 65 થી 70% લોકો
ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિરોધી છે. 65 થી 70% લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિરોધી છે. પણ આવા સંજોગોમાં 30% 35% જે ભાજપ સાથે છે એને જો જીતાડવા હોય તો શું કરવું પડે? તો એને જીતાડવા હોય તો 65%ના ભાગલા પાડવા પડે. ને એટલા માટે જ અહીંયા આમ આદમી પાર્ટી હોય, બાપ પાર્ટી હોય, આપ પાર્ટી હોય કે બીજી પાર્ટી હોય, એ લોકોને અહીંયા ચૂંટણી લડાવવા મોકલીને આપણા જે ભાગલા પાડે છે એના કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી જાય છે. એટલે આવી ત્રીજી ચોથી બીજી પાર્ટીને જો તમે સહકાર નહીં આપો તો આવનારા દિવસો આપણા હશે, તો જ આપણું સંવિધાન બચશે, તો જ આપણા હક બચશે ને તો જ આપણો અધિકાર મળશે. એટલે આ વાત ઉમરગામથી અંબાજી સુધી પહોંચાડજો એવી મારી આપ સૌને વિનંતી. ને આપ સૌ ખૂબ દૂર દૂરથી પણ અહીંયા સુધી પધાર્યા એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, राहुल जी, आप आदिवासी समाज की सबसे बड़ी ताकत हो और जिस तरह से आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन के लिए कहीं भी अगर कोई अत्याचार हुआ, आपने समय निकाला है, वो लड़ाई लड़ी है और हर एक आदिवासी के आप साथ खड़े हो. इसलिए मैं चाहूंगा आगे भी भविष्य में जहां भी आदिवासियों के साथ गलत हो, आप पूरी तरह से ढाल भी बनो और तलवार भी बनो, ताकि ये आरएसएस बीजेपी का जो राज गुजरात में चल रहा है इसे उखाड़कर हमें फेंकना है और एक नए गुजरात की स्थापना करनी है जिसमें सबकी जगह हो, सबको बराबरी का दर्जा मिले, ना कि सिर्फ गुजरात उद्योगपतियों का कहलाए, गुजरात आदिवासियों का कहलाए. यह हमारी सबकी अपेक्षा है. आप सब यहां पर आए उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और एक जोरदार नारा लगाएंगे. जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय आदिवासी.